हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट आर वैलिड फॉर ए ट्राइंगल ओनली। अब तक हमने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल साइन टू थीटा, इट इज़ वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। आज हम जो आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, जो फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं, दे आर वैलिड फॉर ट्राइंगल्स ओनली। तो उनके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? दैट sum of the angles should be 180. Let A, B and C are three angles of the triangle. हमारे पास triangle ABC है. We have triangle ABC. So these identities or these formulas are valid for a triangle only. तो angle A, this is angle B, this is angle C. और एंगल A के अपोजिट साइड क्या होती है? दिस इज A, B के अपोजिट साइड B एंड C के अपोजिट साइड C. तो जो हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उनके लिए पहली कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड कंडीशन इज A प्लस B प्लस C शुड बी पाई। ये हमारा तीनों एंगल्स का सम पाई होना चाहिए एंड और तीनों एंगल्स पॉजिटिव भी है, जीरो नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं होता। तो A, B और C ऑल आर पॉजिटिव एंड देयर सम इज पाई। तो पहली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, देखिए, tan A प्लस tan B प्लस tan C, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट A, टेंजेंट B, टेंजेंट C. दैट इज सम ऑफ टेंजेंट रेशियोज ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंट रेशियोज। तो देखिए हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, उनकी हेल्प से हम प्रूव कर लेते हैं इनको। A प्लस बी को हम लिख सकते हैं दैट इट इज पाई माइनस सी। दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दें। टेंजेंट ऑफ A प्लस बी क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस सी। tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं इसमें, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। ये किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये बन जाएगा अपना माइनस टेंजेंट C। देन क्रॉस मल्टीप्लाई tan A प्लस tan B, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan C और प्लस tan A tan B एंड tan C। तो यहां से अपने पास इसको इधर ले आते हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला आ गया tan A प्लस tan B प्लस tan C, दिस इज इक्वल टू tan A tan B tan C। तो प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट रेशियो ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टेंजेंट रेशियो। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, दैट सिग्मा tan A। यहाँ पर सिग्मा tan A का मतलब है tan A की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं ट्राइंगल के लिए? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C को हम डिनोट कर देते हैं सिग्मा tan A से कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और tan A इसको हम डिनोट करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन से, प्रोडक्ट फंक्शन टेंजेंट A। इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट फंक्शन का? दैट टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C। तो ये सिग्मा हमारा समेशन फंक्शन होता है, एडिशन फंक्शन, और ये पाई सिंबल से डिनोट करते हैं, ये अपना प्रोडक्ट फंक्शन होता है, जिसमें जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहाँ लिखते चले जाएं और हर टर्म को आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी फॉर ए ट्राइंगल, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। नेक्स्ट इज सेकेंड आइडेंटिटी इज, अब कॉट में बनाते हैं सेम, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A। ये होता है 1। cot A cot B प्लस cot B cot C cot A। कब? when A प्लस B प्लस C इज पाई। तो इसकी डेरिवेशन भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉट अप्लाई कर दें, या आप इसी फॉर्मूले में फर्दर आगे दो तरीके हैं, आप यहाँ पर कॉट अप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर यहाँ पर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। tan A प्लस tan B प्लस tan C को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cot A प्लस 1 बाय cot B प्लस 1 बाय cot C, और इधर ये क्या बन जाएगा? 1 बाय cot A cot B cot C। अब जब आप LHS में LCM लेंगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगी। जब हम यहाँ पर LCM लेंगे LHS का, तो हमें ऊपर क्या मिलेगा? cot B cot C
प्लस कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी का ऑल्टरनेट फॉर्म ये भी है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अब थर्ड देखते हैं, हाफ एंगल कर देते हैं। टेंजेंट ए बाई टू इंटू टेंजेंट बी बाई टू प्लस टेंजेंट बी बाई टू इंटू टेंजेंट सी बाई टू प्लस टेंजेंट सी बाई टू इंटू टेंजेंट ए बाई टू, ये हमारा होता है 1। तो देखें इसको कैसे प्रूव करें फिर से भाई। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पाई। तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू ये क्या बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पर इस बार क्या है, ए बाई टू बी बाई टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। फॉर्मूला लगाने फिर से, टेंजेंट ए बाई टू प्लस टेंजेंट बी बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू। टेंजेंट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू क्या होगा, टेंजेंट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इज कॉट सी बाई टू, और कॉट सी बाई टू को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट सी बाई टू। तो दिस इज टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा को लिख दिया 1 बाई टेंजेंट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। ऐसा बन गया अपने पास। तो ये अब उसको इधर ले आए, हम लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए तो आपके पास ये अपनी आइडेंटिटी आ जाएगी। सिमिलरली अब हम कॉट में अगर अप्लाई करें तो कॉट ए बाई टू हाफ एंगल में कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, दिस इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू, इसके बराबर आ जाएगा। तो वही करना है फिर से, यहाँ पर एलसीएम ले लें आप इसका। इस स्टेप के बाद अगर हम आगे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो पहले इसको कॉट में चेंज कर लें, कॉट ए बाई टू कॉट सी बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू, और उसको भी इधर ही ले आता हूँ, प्लस 1 अपॉन कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू, ये क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉट बी बाई टू कॉट ए बाई टू कॉट सी बाई टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर क्या आएगा, कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। तो एक बार नोट कर लें, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो टेंजेंट ए सिग्मा टेन ए किसके बराबर है, प्रोडक्ट टेन ए के। अगर ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू ये क्या होगा, पाई बाई टू। तो हमारे पास दो एंगल हैं से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू अगर पाई बाई टू है तो हम अपनी ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा के लिए। कैसे, दैट कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट गामा के बराबर हो जाएगा। तो अगर सम ऑफ एंगल से अल्फा तीन एंगल का सम हमारा पाई बाई टू है तो कॉट वाली आइडेंटिटी सम प्रोडक्ट के बराबर, अगर तीन एंगल का सम पाई है तो टेंजेंट वाली आइडेंटिटी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी। ये दोनों भी ऐसे ही हैं। अगर ए बी सी का सम पाई है तो कॉट ए कॉट बी ये 1 होगा, और अगर अल्फा बीटा गामा का सम पाई बाई टू है तो यहाँ से हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, टेंजेंट ए बाई टू टेंजेंट बी बाई टू वाली आ जाएगी। तो ये थी हमारी टेंजेंट से रिलेटेड तीन आइडेंटिटीज। इसके बाद हम आगे देखते हैं साइन कॉस में। नेक्स्ट फिफ्थ इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, इसके बराबर आ जाए। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर द ट्राइंगल इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ पर वो हाफ हो गया। कंडीशन अभी भी वही है, दैट a प्लस बी प्लस सी इज पाई, इस कंडीशन के लिए है ये आइडेंटिटी भी अपनी। तो देखें कैसे प्रूव करें भाई।
LHS लेकर चलते हैं यहाँ पर। LHS में आप CD फॉर्मूला लगा दें, साइन C प्लस साइन D लगा देते हैं। साइन C प्लस साइन D क्या होगा, 2 साइन C प्लस D/2, तो 2 साइन 2A प्लस 2B/2 इंटू साइन 2A इंटू कॉस 2A माइनस 2B/2 प्लस साइन 2C, ये हमारी LHS आ गई। तो मैंने पहली 2 टर्म में CD फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट की 2 में भी लगा सकते हो, पहली और तीसरी में भी लगा सकते हो। तो ये क्या बना देखो, 2 साइन A प्लस B, और ये बन गया cos A माइनस B, दिस इज प्लस साइन 2C। नेक्स्ट देखें, A प्लस बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, A प्लस बी इज पाई माइनस C, 2 साइन A प्लस बी की जगह रख दें हम पाई माइनस C cos A माइनस B प्लस साइन 2C। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये बना 2 साइन C cos ऑफ A माइनस B प्लस साइन 2C को हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, 2 साइन C cos C। अब 2 साइन C कॉमन आ जाएगा, देखिए 2 साइन C कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ C, ये बन गया भाई, cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ C। इसमें अब क्या करें, cos C प्लस cos D लगा दें हम। cos C प्लस cos D क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, तो ये बन जाएगा 2 साइन C, और इसका फॉर्मूला आ गया 2 cos A माइनस B प्लस C/2 इंटू cos A माइनस B माइनस C/2। तो ये देखो क्या बना, 4 साइन C। अब ये A प्लस C है, A प्लस C को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस B, A प्लस C इज पाई माइनस B, तो यहाँ पर A और C को कंबाइन करके उसकी जगह हम लिख देते हैं पाई माइनस B, एक B पहले से ही है तो ये पाई माइनस 2 भी हो जाएगा अपॉन 2 तो ये बना cos पाई माइनस 2B अपॉन 2, और यहाँ पर ऐसे ही A माइनस B प्लस C है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा B प्लस C, और B प्लस C किसके बराबर है, पाई माइनस A के बराबर है। ये क्या बन जाएगा, cos A माइनस पाई माइनस A करेंगे तो 2A आ जाएगा बाई 2। सेपरेट कर दो इनको, 4 साइन C π/2 माइनस B cos π/2 माइनस B क्या हो जाएगा, साइन B, और यहां भी पहले माइनस कॉमन ले लें, cos माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा, और इसे सेपरेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, π/2 माइनस A cos π/2 माइनस A इज साइन A। तो वो हमारा रिजल्ट आ गया, RHS आ गई 4 साइन A साइन B साइन C। तो हमने कैसे प्रूव किया, CD फॉर्मूला से, साइन C प्लस साइन D लगाया, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, कॉमन लिया, फिर से एक बार हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये थी हमारी 5th आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए 6th, सिमिलर है बिल्कुल ही, cos में cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 4 cos A cos B cos C। तो ये आ जाएगी -1 प्लस 4 cos A cos B cos C। तो ये भी सिमिलर डेरिवेशन है इसकी, देखें डेरिवेशन करते हैं इसकी भी हम। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर cos 2A cos C प्लस cos D लगा दें, LHS लेके चलते हैं, और cos C प्लस cos D लगा दो आप, तो ये बन जाएगा 2 cos A प्लस B और cos A माइनस B प्लस cos 2C एज इट इज। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, cos C प्लस cos D क्या होता है, C प्लस D/2, 2A प्लस 2B/2, A प्लस B आ गया, और C माइनस D दैट इज 2A माइनस 2B/2, A माइनस B आ गया। अब A प्लस B को फिर से हम क्या लिखें, पाई माइनस C, 2 cos पाई माइनस C और cos A माइनस B प्लस cos 2C। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये आ गया -2 cos C
कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, ये बन गया। तो यहाँ पर हाफ एंगल कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें यहाँ से हम इन दोनों से 2 कॉस सी कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉस सी हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, यहाँ पर बच जाएगा कॉस सी, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ये -1 एज इट इज बाहर। तो ये -1 तो बिल्कुल सेपरेट है सबसे, ये बाहर है। कॉस सी इस टर्म से और इस टर्म से मैंने कॉस सी कॉमन लिया, 2 कॉस सी, और अंदर ये बचा। अब फिर से फॉर्मूला 2 कॉस सी, यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दें। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो पहले ऐड कर दें 2 साइन सी प्लस ए माइनस बी बाई 2, और फिर सब्ट्रैक्ट, लेकिन दिस माइनस दिस होगा, साइन ए माइनस बी माइनस सी बाई 2 -1। तो ये बना 4 कॉस सी। तो यहाँ पर फिर से a प्लस सी की जगह हम क्या रख दें, पाई माइनस 2b बाई 2 बन जाएगा। ये a प्लस सी को रखा, पाई माइनस b, और ये पाई माइनस 2b बन गया। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो, b प्लस सी को क्या रखें, पाई माइनस a, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 2a बाई 2 -1। सो 4 कॉस सी, साइन 90 माइनस बी इज कॉस बी, और यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस ए इज कॉस ए। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, 4 साइन सी, 4 कॉस सी, कॉस बी, कॉस ए। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 6। नेक्स्ट देखें, अब हाफ ए के टर्म्स में क्या बनेगी हमारी, 6 के बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है 7th, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये बन जाएगी 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो नेक्स्ट हमारे पास अगली आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो इसे डिराइव करते हैं भाई फिर से हम। तो फिर से वही सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। सेम डेरिवेशन है बिल्कुल ही। ए प्लस बी को क्या लिख दें हम, पाई माइनस सी, तो ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर दी मैंने, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। तो ये बना 2 कॉस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन सी को हम क्या लिखें, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ये बन जाएगा। अब दिख रहा है हमें बिल्कुल क्लियरली कि 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन आ गया, फिर उसके बाद अंदर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2, ऐसा बना है तो प्लस साइन सी बाई 2। तो यहाँ से कॉस सी बाई 2 तो कॉमन आ गया था, और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी तो कुछ नहीं होता हमारे पास, तो हमें किसी ना किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम सी को रिप्लेस कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू पाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगी, तो हम सी की जगह लिख लेते हैं पाई माइनस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस सी की जगह आप लिखिए पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, ऐसा आ गया। तो देखें ये क्या बना, 2 कॉस सी बाई 2, ये टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस बी बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 इज कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दी यहाँ से, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस में बन गया अपना कॉस ए प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट अब फिर से वही सी डी फॉर्मूला इन दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा 4 कॉस सी बाई 2 कॉस, दोनों को ऐड करेंगे तो b बाई 2 से b बाई 2 कैंसिल, और ये क्या बनेगा a बाई 2 प्लस a बाई 2 इज a डिवाइडेड बाई 2।
फिर दोनों को माइनस करना है, दिस माइनस दिस करेंगे तो a/2 कैंसल, b/2 प्लस b/2 इज b अपॉन 2b आएगा, तो b/2 ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब साइन 2a था आंसर आया था साइन में, जब कॉस 2a है तो आंसर आया है कॉस में। अब साइन a हो गया था तो रेशो क्या आ गई, कॉस। तो जब यहाँ a है यहाँ पर रेशो कॉस में आ गई। अब इसी तरह से हम कॉस का करेंगे, कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c। सो नेक्स्ट इज 8th आइडेंटिटी, देखिए क्या है, कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c, दिस इज इक्वल टू 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 प्लस 1। तो ये हमारे पास 8th आइडेंटिटी आ गई अपनी। देखिए इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर है। LHS ले लेते हैं हम और कम CD फॉर्मूला लगा दें तो ये बनेगा 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 प्लस cos c/2 c एज इट इज। देन a प्लस b को पाई माइनस c लिखें तो ये बन जाएगा 2 साइन c/2। a प्लस b को लिखा पाई माइनस c, पाई/2 माइनस c/2 साइन c/2, और ये cos a माइनस b/2। अब क्योंकि यहाँ पर साइन की टर्म है तो हम कॉस को किससे ओपन करेंगे, साइन वाले फॉर्मूले से, 2 साइन स्क्वायर c/2 1 माइनस 2 साइन कॉस c क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। अब फिर से वही सेम 2 साइन c/2 बाहर, अंदर क्या बचेगा कॉस a माइनस b/2 माइनस साइन c/2 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप आई थिंक क्लियर है कि हमें क्या करना है, c को रिप्लेस करना है पाई माइनस a प्लस b से, तो ये क्या बन जाएगा पाई/2 माइनस a प्लस b/2 दैट इज कॉस a प्लस b/2। तो c को रिप्लेस कर दें पाई माइनस a प्लस b/2 से, कॉस a माइनस b/2 माइनस कॉस a प्लस b/2 प्लस 1। अब इसमें CD फॉर्मूला लगा दो अपना फिर से, 2 साइन c/2 कॉस c माइनस कॉस d क्या होगा 2 इंटू साइन, दोनों को ऐड करेंगे b/2 से b/2 कैंसिल, ये क्या बनेगा a/2, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a/2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन b/2 प्लस 1। तो अपना फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ लिखा था। तो देखें दोनों में, इसमें 6th और 8th में क्या डिफरेंस है, यहाँ -1 है यहाँ पर +1 है। तो जब 2a है 2b है तो साइन का रिजल्ट किस में है, साइन में, कॉस का रिजल्ट है कॉस में। जब a है और a b c है तो साइन का रिजल्ट किस में आया, कॉस में, और कॉस का रिजल्ट किस में आया, साइन में, तो दोनों इंटरचेंज हो गए। सो आफ्टर ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज निकालनी है। तो जो हमारे बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे साइन एक्स उसकी रेंज हमें पता है -1 से 1 है, कॉस एक्स की रेंज -1 से 1 है, टेंजेंट एक्स की रेंज ऑल रियल नंबर है, कॉट की रेंज ऑल रियल नंबर है, सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज क्या है, रियल -1 से 1 दैट इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारी सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज है। अब इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऑपरेटर की हेल्प से हम कंबाइन करके नए फंक्शन बना लेंगे, और उन फंक्शंस की रेंज कैसे निकालनी है, तो अपना अगला टॉपिक है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो टाइप 1 इसमें हम देखते हैं। टाइप 1 अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा हो, a sin x प्लस b cos x प्लस c where a b c are constants, तो f is a function of x sin x cos x, ये है a b c are constants। तो यहाँ पर दोनों एंगल साइन और कॉस की आर्ग्यूमेंट हमारी सेम है। तो इस टाइप के फंक्शंस की रेंज कैसे निकालनी है, इसके लिए देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को आप स्क्वायर रूट ऑफ जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज a उसका स्क्वायर करें, जो कॉस एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज b उसका स्क्वायर करें और रूट। तो इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। हमारा टारगेट है कि हमें पता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस ऑफ a साइन b। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए देखें हम क्या करें, तो
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a square that is coefficient of sin x plus b square that is coefficient of cos x and root। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू साइन एक्स प्लस b अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से। तो फंक्शन हमारा ऐसा बन गया कुछ। अब देखें, लेट a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज कॉस एल्फा। इसको मैं कॉस एल्फा एज्यूम कर लेता हूं। क्या, कैसे मैंने इसको कॉस एल्फा एज्यूम कर लिया, पहले हमें यही देखना है कि क्या मैं इसे कॉस एल्फा एज्यूम कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि a और b की चाहे कुछ भी वैल्यू होती रहे, देयर विल एग्जिस्ट सम एल्फा फॉर विच कॉस ऑफ एल्फा विल बिकम इक्वल टू दिस वैल्यू। क्लियर है भाई। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में बात की थी इस टाइप की, लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन किया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये दोनों हमारे LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। वो कब होगा, जब ये LHS हमारी -1 से 1 के बीच में होगी। तो पहले हमें LHS की रेंज देखनी है। LHS की रेंज क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 से छोटी होगी। अगर a पॉजिटिव है, पहले a को पॉजिटिव मानो, अगर a पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी ना। कैसे, इधर देखें भाई। तो अगर मैं नीचे से a स्क्वायर बाहर निकाल लूं तो ऐसे देखो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये बन जाएगा। तो मैंने डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन लिया। अब इनको मैं सेपरेट कर लेता हूं, a अपॉन ए स्क्वायर का रूट इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों रूट सेपरेट। अगर a पॉजिटिव है तो मॉड हमारा पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, मॉड से ओपन होगा ना, ये मॉड ऑफ a 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर a पॉजिटिव है, मॉड हमारा पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप a और b की कुछ भी वैल्यू रखें, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और न्यूमरेटर हमारा क्या है, 1 है। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमारी हमेशा 1 से छोटी होगी। क्लियर है। तो हम क्या लेके चल रहे थे, व्हेन a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है सो दिस एक्सप्रेशन इज, ये 0 से तो बड़ी होगी, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 से छोटी होगी। यहीं पर अगर हमारा a नेगेटिव होगा तो मॉड किससे ओपन हो जाएगा, माइनस से। मॉड माइनस से ओपन हो जाएगा तो यहां पर एक माइनस आ जाएगा। तब क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारी -1 से 0 के बीच में वेरी करेगी। और अगर a 0 हो जाता है, अगर a 0 होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो हमारी ये एक्सप्रेशन है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हमने कैसे देखा था इसको भाई, कि हमने डिनोमिनेटर से a स्क्वायर अलग निकाला, फिर रूट आ गया, वहां से मोड आ गया था। अब डिपेंडिंग अपॉन a, अगर a पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अगर a नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। इफ a इज लेस देन 0 तो ये क्या बनेगा, -1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आप इस एक्सप्रेशन को जो ब्रैकेट के अंदर है इसे देख सकते हैं, ये 0 से 1 के बीच में, अगर उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारी -1 से 0 के बीच में आ जाएगी। सो तीनों केस देख लिए हमने, a 0, a नेगेटिव एंड a पॉजिटिव। तो यहां पर अब ये हमारी एक्सप्रेशन, हम इसको कॉस अल्फा कह सकते हैं क्योंकि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट -1 से 1 रहता है। से इस एक्सप्रेशन का आउटपुट आ गया 1/2, हम a को 1 रखें, b को 1 रखें तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, 1/√2 आ जाएगा। और 1/√2 के कोरोस्पोंडिंग अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी और 2π - π/4 हो जाएगी। तो अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS हो जाए। इस केस में हम एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वहीं अगर ये एक्सप्रेशन हमारी ऐसी होती, से हमारे पास एक्सप्रेशन ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a का रूट, और हम कहें इसको कि दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो अब ये सही नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन सही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारी, इट इज ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1।
या तो ये ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। इक्वल टू 1 सिर्फ एक या दो वैल्यू के लिए होगी, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी या लेस देन इक्वल टू -1 होगी। तो ये हमेशा कॉस अल्फा के बराबर नहीं हो सकती। अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई तो अल्फा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए कॉस अल्फा 2 हो जाएगा, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कब? अगर उनकी रेंज सेम हो दोनों की। ये भी कोई फंक्शन है, ये भी कोई फंक्शन है, हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कब करेंगे? अगर इनका ए और बी की हर वैल्यू के लिए अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाए। तो अगर ये हमारा कॉस अल्फा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? साइन अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये क्या बन जाएगा? साइन अल्फा। क्यों बन जाएगा भाई? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन चलेगी यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर स्टेप में मिलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का पूरी 12th में इसी का यूज रहेगा हमारा। तो अब हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या बन गया देखें। एफ एक्स कहाँ रिड्यूस हो गया? एफ एक्स हमारा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर है, अंदर क्या बना? कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो अब इसको हम ये फॉर्मूला अपनी आइडेंटिटी यूज कर लें साइन ए प्लस बी की, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज कैसे निकालें हम? साइन एक्स प्लस अल्फा की जो रेंज होगी वो 1 से छोटी -1 से बड़ी। एक्स प्लस अल्फा को थीटा कह देते हैं। एक्स की वैल्यूज क्या है? एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो जैसे ही एक्स को आप ऑल रियल वैल्यूज देंगे इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से 1। तो साइन एक्स प्लस अल्फा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1। जैसे आपसे कोई पूछे कि इस फंक्शन की रेंज बताएं भाई साइन एक्स प्लस 3 की, तो हमारी इसकी रेंज क्या होगी? जो साइन की रेंज है, क्योंकि x क्या है? ऑल रियल नंबर है। अगर x ऑल रियल नंबर है तो साइन की रेंज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 क्या होगा? ऑल रियल नंबर। तो x प्लस 3 को मैं थीटा से रिप्लेस कर दूं, वेयर थीटा इज एनी रियल नंबर, तो साइन थीटा की रेंज क्या आ जाएगी? -1 से 1। अगर इस पर हम यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ कर दें, साइन 2x प्लस 3, अभी भी यही है। साइन 2x प्लस 3 की रेंज भी क्या होगी? -1 से 1 होगी। तो मुझे और कुछ देखना ही नहीं है इसमें, ये तो थीटा है। आप इसकी रेंज देखो, एंगल की रेंज, कंपोजिट फंक्शन हो गया ना ये। आप एंगल की रेंज देखें कि एंगल की रेंज क्या है, उसके कोरोस्पोंडिंग भी साइन का ग्राफ देख लें, वहां से हमें पता चल जाएगा। तो अगर x r है, x इज एनी रियल नंबर, रेंज ऑफ x इज r, तो 2x प्लस 3 की रेंज भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल नंबर के लिए साइन की रेंज क्या हो जाती है? -1 से 1। तो साइन एक्स प्लस अल्फा इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब क्या करें? इसे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्या होगा? इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो मल्टीप्लाई द कंप्लीट इनइक्वालिटी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी फंक्शन नहीं बना है, फंक्शन बनने के लिए क्या चाहिए हमें? सी चाहिए इसमें, तो सी भी ऐड कर देते हैं। ऐड सी इन द इनइक्वालिटी, तो सी के ऐड करने से, कांस्टेंट ऐड करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ एक्स इट इज लेस देन इक्वल टू सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी रेंज। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट से मैक्सिमम क्या है? c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये था इसका प्रूफ। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स हमारे पास है 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 2। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a इज 3, b इज -4, c इज 2। रेंज क्या आ जाएगी? इन दोनों का स्क्वायर करें पहले तो, 9 प्लस 4 16, और इसका रूट ये कितना आ गया? 5। रूट 25 बना था 5, और उसमें अब क्या करना है? एक बार c रेंज क्या होगी इसकी? इतने की रेंज क्या होगी हमारी? फिर -5 से 5 हो जाएगी। और अगर मुझे ये इसकी रेंज देखनी है तो 2 ऐड कर दें, 2 - 5 से 2 + 5,
तो रेंज अपनी आ गई -3 से 7। तो ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पर ABC की वैल्यू डालो, आपके पास रेंज आ जाएगी। तो -3 से 7 हमारी इस फंक्शन की रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर fx कुछ ऐसे है, हमारे पास 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5, तो इसकी रेंज निकालनी है मुझे। अब इसकी रेंज, अब fx की रेंज निकालने के लिए देखो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, सिर्फ डिनोमिनेटर वेरिएबल है। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिनोमिनेटर की रेंज निकाल लूं तो वहां से मैं फंक्शन की रेंज निकाल पाऊंगा। तो पहले डिनोमिनेटर की रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज क्या होगी हमारी डिनोमिनेटर की, 4 5 माइनस 4 प्लस 9 से लेकर 5 प्लस 4 प्लस 9, ये होगी। ये है हमारी डिनोमिनेटर की रेंज, दैट इज 5 माइनस √13 से लेकर 5 प्लस √13 तक, ये डिनोमिनेटर की रेंज है। तो a² प्लस b² का रूट कितना आ गया, 13, और उसमें 5, तो -5c माइनस a² प्लस b² c प्लस a² प्लस b²। अब जब डिनोमिनेटर होगा मिनिमम तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, fx की रेंज। अगर डिनोमिनेटर है हमारा मिनिमम तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 माइनस √13। जब डिनोमिनेटर होगा मैक्सिमम तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम, और वो क्या बन जाएगा, 1 + 5/√13। तो ये हमारी रेंज आ गई। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, रैशनलाइज करते हैं हम इसको। रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 13 दैट इज 12। इसे रैशनलाइज करके आप रेंज दिखा सकते हो। रैशनलाइज अगर हम कर दें तो ये बन जाएगा 5 माइनस √13/12 से लेकर 5 प्लस √13/12, ये हमारी रेंज आ जाएगी। तो अब मुझे लगता है इस टाइप के सभी फंक्शंस क्वेश्चंस आप कर लोगे। एंगल सेम होना चाहिए, बस एंगल सेम हो तो हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। क्लियर है भाई। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि एंगल सेम नहीं है लेकिन आप उसे रिड्यूस कर पाओगे, तो देखते हैं कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, देखें भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी में। तो यहां पर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कैसी है कि एंगल आपको डिफरेंट दिखेगा। जैसे यहां पर x + π/3 है और यहां पर cos x है, तो अभी हमें वो फॉर्म डायरेक्ट नहीं दिख रही है, a sin x + b cos x की फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या करें, अगर हम अपने फॉर्मूले ओपन करते हैं तो इसे सिंप्लीफाई करो, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस लगाकर सिंप्लीफाई होकर शायद ये वो फॉर्म बन जाए। तो cos ऑफ a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, cos x × cos π/3 माइनस sin x × sin π/3, और बाकी सब एज इट इज 5 cos x + 3। तो देखे हुए क्या बन गया, cos π/3 क्या होता है, 1/2, तो cos x 1/2 × cos x माइनस sin π/3 होता है √3/2 sin x प्लस 5 cos x + 3। अब हमें क्या करना है, cos x की सभी टर्म्स एक जगह और sin x की सभी, एंगल देखो सेम हो गए। अब एंगल सेम हो गए ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये भी x है, तो ये तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज cos x की सभी टर्म्स एक जगह, 3/2 प्लस 5 × cos x माइनस sin x की सभी टर्म्स एक जगह, sin x का कोफिशिएंट क्या बना, 3√3/2 × sin x + 3। अब ये अपना उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा बन गया a, ये बन गया हमारा यहाँ तक b। तो ऐसा जरूरी नहीं है sin x के कोफिशिएंट को ही आप a कहोगे, कैसे भी कहो, इसको हमने a कह दिया, इसको b कह दिया, आंसर अभी भी वही रहेगा। तो ये कितना बना, 5 10 13, हमारा फंक्शन ये बन गया 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x + 3। तो इसकी रेंज अब आप अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हो, c माइनस a² + b²। तो इनिशियली हमें क्या लग रहा था, दैट एंगल्स आर डिफरेंट, लेकिन जैसे ही हमने रिड्यूस किया, इसे सिंप्लीफाई किया, तो दोनों एंगल, दोनों आर्ग्यूमेंट, साइन और कॉस की आर्ग्यूमेंट सेम आ गई और हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो ये था इसमें टाइप 2 प्रॉब्लम।
इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है, एफ एक्स इज 27 पावर cos 2x 81 पावर sin 2x। तो अभी हमें देखने से लगेगा कि ऐसे फंक्शन तो हमने पढ़े ही नहीं है, इनकी रेंज कैसे निकालें हम। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, बेस कांस्टेंट है और एक्सपोनेंट वेरिएबल है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पर बेस देखो मल्टीपल हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 3 cos 2x और 81 को हम क्या लिखें, 3 पावर 4 sin 2x, ऐसा बन गया। दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ये बन गया। देखो बेस सेम थे तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, पावर विल गेट एडेड। अब वो फॉर्म बन गई देखो अपनी। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था, दो केस आए थे। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ए पावर एक्स का ग्राफ ऐसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जब इनपुट कम तो आउटपुट कम, जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे, ये है से 1 पर वैल्यू है ए, फिर आ गया 2 पर वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर, फिर आ गया 3 पर वैल्यू ए क्यूब, तो आउटपुट बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं इस फंक्शन को से मुझे ए पावर एक्स की रेंज निकालनी है और एक्स की वैल्यू है -1 से 1, मुझे ए पावर एक्स की रेंज निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या है -1 से 1 है, तो अब हमारा फंक्शन क्या बनेगा, सिर्फ ये वाला फंक्शन बचेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, -1 पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, 1 पर। तो मैं फंक्शन की मिनिमम क्या हो जाएगी, ए पावर -1 और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, ए पावर 1। तो अगर आपको फंक्शन का बिहेवियर पता है, आपको पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप उसकी रेंज कैसे निकालोगे, जो मिनिमम इनपुट आप दे सकते हो वो दे दो और जो मैक्सिमम इनपुट आप दे सकते हो वो दे दो। तो हमें क्या करना है, उसकी डोमेन चेक करनी है, डोमेन से फिर क्या करें हम, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालो डोमेन से और उस पर फंक्शन का आउटपुट देख लो, और फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालो डोमेन से, उस पर फंक्शन का आउटपुट देख लो, दैट विल बिकम द रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहां भी हम ऐसा ही करें, 3 पावर समथिंग इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारे पास, तो ये ऊपर इनपुट हम इसका देख लेते हैं पहले, ये ऊपर वाला कैसे वेरी करेगा। दोनों एंगल सेम है, यहां पर भी 2x यहां पर भी 2x, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट दैट इज 5। ऊपर वाले की रेंज होगी -5 से 5। तो अब हमें कैसे देखना है, बस 3 पावर x का ग्राफ बनाना है। ये है 3 पावर x का ग्राफ। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम इसे -5 देंगे, और मैक्सिमम कब होगी, जब हम इसको 5 देंगे। x वेरी करता रहेगा कैसे भी, पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार बिहेवियर रिपीट करेगा, तो ग्राफ ऐसा नहीं है इसका। हम कैसे देख रहे हैं कि सबसे ब्लॉक डायग्राम बनाएं कंपोजिट फंक्शन के लिए। सबसे पहले इनपुट किसके पास जाएगा, 3 sin x 3 cos 2x प्लस 4 sin x के sin 2x के पास जाएगा। फिर ये से मैनिपुलेट करके आउटपुट क्या देगा, -5 से 5, और ये आउटपुट फिर किसके पास जाएगा, ये 3 पावर x के पास जाएगा। तो मैं 3 पावर x कह देता हूँ इसको, कि ये एक फंक्शन है 3 पावर x और एक फंक्शन है 2, ये 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ये उनका कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। तो कंपोजिट फंक्शन की रेंज हमेशा ऐसे चेक करो, पहले देखो इनपुट किसके पास आया, इनपुट किसके पास आया, 3 cos इस वाले फंक्शन के पास, और इसका जो आउटपुट है, इस फंक्शन का आउटपुट है, वो किसके पास जाएगा, 3 पावर x के पास। अब हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा 3 पावर -5 से 3 पावर 5 तक, ये हमारी रेंज आ जाएगी। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन की रेंज निकाली हमने, वो क्या आई, -5 से 5। तो एफ एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, एफ एक्स की रेंज होगी 3 पावर -5 से लेकर 3 पावर 5 तक। तो इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शंस की भी रेंज निकाल सकते हो। सो ये थी हमारी टाइप 1 प्रॉब्लम इन रेंज। अब हम देखते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम कौन सी होंगी, जहां पर साइन और कॉस का एंगल डिफरेंट होगा। साइन की आर्ग्यूमेंट अलग, कॉस की आर्ग्यूमेंट अलग, लेकिन साइन या कॉस में आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सो टाइप 2 किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, वेयर टाइप 2 में हमारे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर डिफरेंट। But we have a quadratic
इन साइन और कोसाइन। साइन और कोसाइन में हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो अब हम उस टाइप के फंक्शंस को कैसे सॉल्व करें, तो हम बाय एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज कॉस 2x प्लस ई साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, एफ एक्स इज कॉस 2x प्लस 3 साइन एक्स। तो यहां पर अब कॉस की आर्ग्यूमेंट क्या है 2 है और साइन की आर्ग्यूमेंट क्या है x है। कॉस की आर्ग्यूमेंट 2x, साइन की आर्ग्यूमेंट x, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है हमारी, टाइप 1 अप्लाई नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करें, अब हम इसे ओपन करते हैं। इसको हम ओपन कर सकते हैं साइन की टर्म्स में भी, कॉस की टर्म्स में भी और टेंजेंट की, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है साइन, तो हम इसको ओपन करेंगे साइन की टर्म्स में। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब अपना नेक्स्ट स्टेप होगा यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो पहले -2 कॉमन निकाल लो एक बार आप इसमें से, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब मैं स्क्वायर कैसे कंप्लीट करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स है, तो जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज 3/2, उसका हाफ करना है। 3/2 का हाफ कितना 3/4। अब इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 9/16 ऐड करना है और 9/16 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, सबसे पहले जो साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स है उसका कोफिशिएंट 1 करें, कोफिशिएंट 1 कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, 3/2 का हाफ इज 3/4 और फिर 3/4 का स्क्वायर करना है, दैट इज 9/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर आप देखो तो -2 इंटू ये इतनी टर्म हमारे पास साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर बन गई माइनस 9/16 प्लस 1। ये इतनी टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर क्या है 9/16, और ये लिखा हुआ है -2ab। तो जो 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो इसी वजह से किया था कि यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई कर लें और एक 2 यहाँ पर डिवाइड कर दे, ताकि ये 2 इंटू ए इंटू बी बन जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्मूला। अब इसे हम एफ एक्स देखें अपना क्या बना, एफ एक्स आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा 9/8, 1 प्लस 9/8 माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर, ऐसा बना। तो ये कितना बना 17/8 माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4। तो इस तरीके इसकी बात कर रहे थे हम कि साइन या कोसाइन में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, फिर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसकी रेंज कैसे निकालें, हमें पता है ये एक्सप्रेशन जो पर स्क्वायर वाली है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये हमारी मिनिमम होगी, ये वाली मिनिमम होगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से। 17/8 माइनस कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल है, तो जब ये वेरिएबल पार्ट हमारा मिनिमम होगा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और जब ये वेरिएबल पार्ट हमारा मैक्सिमम होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम। तो अब पहले से मिनिमम करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी मिनिमम ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वो कब होगी, जब साइन एक्स हमारा 3/4 हो जाएगा। क्या साइन एक्स 3/4 हो सकता है, साइन एक्स की रेंज क्या है -1 से 1 है, तो कहीं ना कहीं साइन एक्स 3/4 हो जाएगा ना। सो व्हेन साइन एक्स विल बिकम 3/4, ये 0 हो जाएगा और हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 17/8 मिनिमम। अब मिनिमम कब होगा ये, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अब जब साइन एक्स हमारा ये डिफरेंस मैक्सिमम हो, उसका स्क्वायर होगा ना, डिफरेंस मैक्सिमम है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, साइन एक्स जब अपना -1 हो जाएगा। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 हो जाए और -1 -3/4 दोनों ऐड हो जाएंगे ना,
और अगर साइन एक्स को आप -1 के अलावा कोई और वैल्यू देते हो तो इस डिफरेंस की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। तो ऐसे देखो, ये है 3/4। अब साइन एक्स क्या हो सकता है, -1 से लेकर 1 के बीच में वेरी करेगा, ये साइन एक्स है। मुझे इनका दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब साइन एक्स तो यहां होगा और 3/4 यहां होगा, तभी डिस्टेंस ये मैक्सिमम होगा ना। दो के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम तभी हो पाएगा कि जब साइन एक्स -1 पर हो और ये कांस्टेंट हमारे पास 3/4 है ही। अगर साइन एक्स 1 हुआ तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस साइन एक्स को -1 कर देते हैं, -1 - 3/4 इज -7/4। -7/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49/16, और उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 49/16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 49/8। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 17/8 - 49/8, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो ये देखें कितनी बन गई भाई, 2 तो यहां से इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 49 - 17 इज 32, 32/8 कितना आ जाएगा, 4। तो -4 से 17/8 ये हमारी फंक्शन की रेंज आ गई। तो टाइप 2 में क्या था, आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम टाइप 1 यूज नहीं कर सकते। फिर हमने क्वाड्रेटिक बनाई, क्वाड्रेटिक के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और फिर देखा कि रेंज कैसे निकलेगी, जब ये वाला मिनिमम होगा तब फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। अब और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो वहां से और फर्दर क्लियर हो जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx = cos square x - 4 cos x + 13। ये देखते हैं हमें अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ ऑलरेडी x दोनों आर्ग्यूमेंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर cos में क्वाड्रेटिक है और ये cos में लीनियर है, तो फिर से हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको साइन में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 - sin² x आ सकता है यहाँ पर। अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 - cos 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट टाइप 1 यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम फिर से इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। इस बार क्या करना है, cos x का कोफिशिएंट क्या है, 4, उसका हाफ दैट इज 2। अब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, +13। ये बन गया हमारे पास cos x - 2 का स्क्वायर +9। तो ये वैल्यू तो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब ये मिनिमम होगी तब हमारी एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि प्लस समथिंग है, 9 प्लस कांस्टेंट। अगर 9 प्लस एक वेरिएबल चीज आ गई, अगर ये हमारे पास मिनिमम होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। और अगर ये मैक्सिमम होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। तो वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन क्या ये 0 हो सकता है। देखिए भाई, cos x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और मैक्सिमम क्या है, 1। तो जब cos x मैक्सिमम होगा, 1 होगा, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1। तो ये वैल्यू अब कभी 0 नहीं हो सकती। जैसे पिछली बार आया था अपने पास sin x - 3/4 का स्क्वायर, sin x की वैल्यू 3/4 हो सकती है, तब वो 0 हो जाएगा, sin x - 3/4 का स्क्वायर। लेकिन cos x की वैल्यू हमारी 2 नहीं हो सकती। अगर cos x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो ये 0 भी नहीं हो सकता। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये डिफरेंस हमारा मिनिमम होगा। डिफरेंस मिनिमम कैसे होगा, फिर से वही 2, ये 1 और ये -1। cos x कहाँ लाई करेगा, इस रीजन में। cos x हमारा -1 से 1 में लाई करेगा ना, तो cos x लाई करेगा -1 से 1 में। डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो cos x जब 1 होगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर 1। तो fx की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 1 दैट इज 10। तो अब ये 0 नहीं होगा भाई, ये 0 नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू 9 नहीं है, गलत हो जाएगा। देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, खासकर हर फंक्शन में
कि क्या ये फंक्शन ये वैल्यू ले पाएगा, जब ये वैल्यू ले पाएगा तभी 0 होगा ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। मैक्सिमम कब आएगी, जब ये डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा। डिफरेंस मैक्सिमम ऊपर स्क्वायर है तो उसे पॉजिटिव कर देगा। तो जब cos x -1 होगा, देखो डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा ना 2 और -1 का, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो जब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा अपने पास, डिफरेंस हो जाएगा 2 1 3 यूनिट्स हो जाएगा ना, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है तो 3 यूनिट्स हो जाएगा। तो जब cos x की वैल्यू -1 होगी, -1 -2 कितना हो जाएगा -3, उसका स्क्वायर कितना होगा 9, 9 + 9 इज 18। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 10 to 18। तो ये है हमारी टाइप 2 प्रॉब्लम, जहां पर आप क्वाड्रेटिक कंप्लीट करके फंक्शन की रेंज निकालो। हम टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये साइन और कॉस था, अब हम tan और cot की तरफ मूव करते हैं। टेंजेंट x की रेंज हमें पता है ऑल रियल नंबर है, cot x की रेंज ऑल रियल नंबर है। तो हमारी टाइप 3 में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, fx इज a² tan² x प्लस b² cot² x। ये तो अब इस टाइप के फंक्शंस की रेंज हम कैसे निकालें, देखें a² tan² x प्लस b² cot² x। यहाँ भी अगेन स्क्वायर कंप्लीट करना है हमें, tan² x प्लस b² अपॉन tan² x ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर ये कैसे बनेगा, a² tan² x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टेंजेंट x का स्क्वायर प्लस b अपॉन टेंजेंट x का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2ab भी मिल जाए हमें तो -2ab और प्लस 2ab हम ऐड कर लें, तो a tan x² प्लस b अपॉन tan x² -2ab। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a tan x माइनस b tan x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2ab। तो a tan x माइनस b tan x या b cot x का स्क्वायर बन गया। तो हमारा फंक्शन अब क्या बना, fx इज a tan x माइनस b cot x का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आ गया फंक्शन। तो ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर है और ये 0 भी हो जाएगा। ये 0 कब होगा, व्हेन a tan x माइनस b cot x इज 0, दैट इज टेंजेंट x अपॉन cot x b/a, या फिर tan² x हमारे पास b/a आ जाए। अगर tan² x b/a आ जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और फंक्शन की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2ab। उसके अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर है, 0 के बाद तो बाकी सब वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। रेंज क्या होगा इसकी, 2ab से इंफिनिटी। जब टेंजेंट x हमें पता है -∞ से इन्फिनिटी वेरी करता है, टेंजेंट स्क्वायर x क्या करेगा, 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा। जब ये 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी तो है इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी 2ab, मिनिमम वैल्यू इज 2ab। तो यहां से बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि a एंड b आर पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे a और b पॉजिटिव हैं क्योंकि tan² x की वैल्यू किसके बराबर आई है, b/a के बराबर आई है। तो वी आर कंसिडरिंग a एंड b एज पॉजिटिव नंबर्स। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज टाइप 4। टाइप 4 में हम सीकेंट और कोसिकेंट का फंक्शन देखेंगे। a² secant² x प्लस b² cosecant² x वेयर a एंड b आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो तब देखते हैं हम इसकी रेंज कैसे निकाल पाएंगे। हमें पता है secant² को हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। secant² क्या होता है, 1 प्लस tan²। cosecant² क्या होता है अपने पास, 1 प्लस cot² इज cosecant²। तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं, a² प्लस a² tan² x बन जाएगा ये, और ये बनेगा b² प्लस b² cot² x।
तो ये देखें क्या बना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया, और इसके बाद ये क्या बना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट है, जब ये मिनिमम होगा तो हमारा फंक्शन भी मिनिमम हो जाएगा, और उसके बाद ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, इनफाइनाइट। सो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम क्या जाएगी जब ये मिनिमम होगा। सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहाँ से आई, इसकी मिनिमम वैल्यू, दैट इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बन गया अपना, a प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, तो ये हमारे पास फंक्शन आया मिनिमम वैल्यू। तो इसकी रेंज क्या होगी हमारी फंक्शन की, एफ एक्स की रेंज क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेंज, पहला क्वेश्चन देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज 4 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। तो अब हमें पता है ये भी स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, और इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 4 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। अब इसका हाफ ऐड कर दूँ, ये क्या होगा, इसका हाफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय साइन एक्स स्क्वेयर। तो माइनस क्या करना है, 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो ये क्या बना देखो, 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स, दिस इज प्लस 4, और ये इसका स्क्वायर। तो अब वैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन हमें क्या देखना है, क्या ये 0 हो सकता है। ये 0 कब होगा हमारा, when 2 sin x माइनस 1 बाय साइन एक्स, ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, when 2 sin स्क्वेयर एक्स इज 1, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, विच इज पॉसिबल। साइन एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 हो सकती है ना। तो जब साइन एक्स 1 बाय रूट 2 होगा, साइन एक्स अगर 1 बाय रूट 2 होगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2, ये भी रूट 2, ये 0 बन जाएगा, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो आ गई, मिनिमम है हमारी 4। मैक्सिमम कितनी है, अब मैक्सिमम इस पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम ये क्या है, 1 बाय साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट, दिस इज कोसिकेंट। तो कोसिकेंट जब हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ये तो -1 से 1 रहेगा। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये क्या हो रहा होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर अगेन इन्फिनिटी, तो इसकी मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती। रेंज क्या आ गई फंक्शन की, 4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगेन हमने कोई टाइप कंसीडर नहीं की थी, वही ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स की अप्रोच पर, क्वाड्रेटिक वाली अप्रोच पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 18 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको भी हम वही अप्रोच लगाएं, इसमें भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 कितना हो जाता है भाई, 3 रूट 2 इंटू सीकेंट एक्स का स्क्वायर प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 और कॉस एक्स का स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो ये सीकेंट को 1 बाय कॉस भी लिख सकते हैं हम, सीकेंट को 1 बाय कॉस लिख दें तो 3 रूट 2 अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 माइनस 2 24 प्लस 24। तो हमने क्या किया, 2ab ऐड कर दिया, यहाँ से इन दोनों से 2 इंटू ए इंटू बी निकाल लो, तो ये हमारा 24 ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये क्या बन गया 3 रूट 2 सीकेंट एक्स माइनस 2 रूट 2 कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 24।
तो अब ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होगी ही। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, देखें भाई क्या ये 0 के बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले यही चेक करना है क्या ये 0 हो सकता है। ये 0 कब होगा, when 3√2 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2√2 cos x बनेगा। तो √2 से √2 कैंसल, दैट इज cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 3/2 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि cos x हमारा -1 से 1 लाई करता है, तो cos स्क्वायर x भी क्या करेगा, वो 0 से 1 लाई करेगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। सो cos स्क्वायर x की वैल्यू अब 3/2 नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन हमारा मिनिमम 0 नहीं हो सकता। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें, मिनिमम कब होगा ये तो यहां पर सीकेंट x है, यहां पर cos x है, ये मिनिमम कब होगा, जब सीकेंट ये डिफरेंस हमारा मिनिमम हो जाए। डिफरेंस मिनिमम कब होगा, cos हमारा -1 से 1 होता है और सीकेंट हमारा 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो जब cos ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी और ये वाली टर्म मिनिमम होगी, तब हमारा डिफरेंस मिनिमम होगा ना। डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म मिनिमम होगी। डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म तो मैक्सिमम होगी और ये वाली टर्म हमारी मिनिमम हो जाएगी, तब हमारा डिफरेंस मिनिमम होगा। तो अगर हम cos को मैक्सिमम कर दे 1, तब सीकेंट भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, दैट इज 1। तो सीकेंट को भी 1 रख दें, cos को 1 रख दें, तब हमारे डिफरेंस की वैल्यू मिनिमम आएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 3√2 माइनस 2√2 दैट इज √2, √2 का स्क्वायर 2। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, अपनी मिनिमम वैल्यू आ गई 26। मैक्सिमम तो सीकेंट हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा ही ना, जब सीकेंट इन्फिनिटी होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 26 टू इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट था कि इसकी मिनिमम वैल्यू अब 0 नहीं थी। इसकी मिनिमम वैल्यू हमने कैसे निकाली, इस डिफरेंस को मिनिमम करके। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेंज। बाकी आप सब मॉड्यूल से करेंगे, हमने 2-3 टाइप कवर किए। a sin x प्लस b cos x बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर tan स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x और उसके ऊपर ही सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर। तो ये था हमारा रेंज वाला पार्ट। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हम वो डिस्कस करेंगे फिर। ओके, थैंक यू।